Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Ruchi उपाध्याय, your chemistry mentor. And आज जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो क्लास 8 केमिस्ट्री का यदि हम बात करते हैं, आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है इसमें 4 चैप्टर यदि आप देखोगे तो 4 चैप्टर में नाम आता है क्या? कुछ याद आ रहा है आपको? कंबंशन एंड फ्लेम। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का पूरा ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी फटाफट इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट देखिए कि क्या क्या चीज़ें आज आपको क्लियरली समझ में आने वाली हैं, क्योंकि आप यदि 1 शॉर्ट को ढंग से देख लेंगे तो वेरी इजीली आप क्वेश्चन के आंसर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे हमारे ऐप की। यू कैन डाउनलोड दैट, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासरूम्स भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, लाइव टेस्ट सीरीज है, करियर काउंसलिंग है, 24 आवर/7 फ्री एक्सेस है, इसलिए आप कर सकते हैं। साथ साथ यदि हम बात करें तो यू कैन गेट फ्री नोट्स ऑल्सो। आप इसके अलावा देखा जाए तो हमारे फ्री स्टडी पैकेज अपडेटेड प्लेलिस्ट भी है। 6 to 12 तक के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सीबीएसई अपडेटेड सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी अपडेटेड प्लेलिस्ट रेडी है। आप जा सकते हैं, आपको सारे टॉपिक सब कुछ उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। चैप्टर का नेम है दैट इज कंबंशन एंड फ्लेम। क्या नाम है? कंबंशन एंड फ्लेम। आपने भी देखा होगा, ये बात सुना होगा, कंबंशन मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल होते हैं, जिनसे आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं उनमें। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कंबस्टेबल होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई कंबंशन की प्रोसेस है क्या, और ये हो रही है तो रीज़न क्या है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम कंबंशन में ये टॉपिक आपके सामने जो आप पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज कंबंशन, टाइप ऑफ कंबंशन। यदि कंबंशन हो रहा है तो व्हाट इज फ्लेम, फिर फ्लेम क्या होता है, व्हाट इज अ फ्यूल ऑल्सो, व्हाट इज फ्यूल, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूल की भी डिफरेंट कंबंशन स्टेट होती है। एंड इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी, ये चीज़ें आप यदि इतना पढ़ लेंगे तो आपके जो 8th का पूरा ये 4th चैप्टर है ये आपको पूरा ढंग से कवर हो जाएगा। ओके, और इसके बाद फिर हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंबंशन। यहाँ पर देखिए कोई एक फ्यूल है जो यहाँ पे जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है और एक तरफ आपको हीट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंबंशन को किस चीज़ की ज़रूरत है? कंबंशन को ज़रूरत है फ्यूल की, किसी फ्यूल की। वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है। चलिए एक सिंपल से फ्यूल की बात कर लेते हैं, लाइक वुड, लकड़ी, ठीक है ना, बहुत ही चीप सस्ता है। पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। यदि हम वुड की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, वो भी एक फ्यूल है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कंबंशन में, पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट है फ्यूल की, दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबंशन इज नॉट पॉसिबल। वहाँ आग ही नहीं लगेगी, वो जलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट चीज क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर? ऑक्सीजन। एंड अदर थिंग इज इग्निशन सोर्स, जिससे हमें हीट मिल रही है, ठीक है ना। तो ये कारण हम इसको बोलते हैं कंबंशन इज अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसको भी इसीलिए क्या बोला गया है? केमिकल प्रोसेस। अब है क्या डेफिनेशन? तो आपके सामने दिया हुआ है, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो केमिकल रिएक्शन। ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? कंबंशन बोलते हैं। आप लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट मत समझिएगा। लाइट मतलब जो हीट के फॉर्म में कोई चीज़ जलाते हैं तो अच्छा खासा लाइट दिखती है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो कंबंशन क्लियर हुआ। फिर से बात करूंगा, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबंशन रिएक्शन। यदि आप एक सिंपल सा देख लीजिए तो नेचुरल गैस जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि हम बात करते हैं तो वो फॉर्म करता है क्या? CO2 और H2O को। तो ये क्या है? एक कंबंशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है रिएक्शंस बच्चों आपको। व्हाट? द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट
एंड लाइट। जितनी ज़्यादा हीट, जितनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी तो वो स्पेशली कहलाएगा क्या, कंबंशन। ओके, अब एग्जांपल की यदि बात करें तो लकड़ी की, देखो मैंने बात की थी आपसे, है ना, वुड को जला रहे तो ये बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, ये क्या करते हैं, यदि हम होम पे घर में यदि बर्निंग कर रहे हैं कोल की, वुड की, तो आप देखोगे अच्छा खासा क्या देता है, वो हीट दे रहा होता है। अंतर सिर्फ कोल और वुड में क्या होता है, वुड का कंबंशन जब होता है तो वहां जलता हुआ दिख रहा होता है। कोल का कंबंशन जब होता है बच्चों तो वो वहां पे आपको फ्लेम नहीं दिखेगी, वो सुलगता हुआ दिखेगा, रेड 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 रेड, लेकिन अच्छी खासी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी वहां पे, क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही होगी। तो बर्निंग ऑफ वुड और कोल टू हीट योर होम, फिर बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल टू रन योर कार, है ना। देन कंबंशन ऑफ नेचुरल गैस, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नाम लिया था कि नेचुरल गैस का जब कंबंशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आप जानते हैं, तो वो भी क्या है, कंबस्टेबल रिएक्शन है। एलपीजी टू कुक फॉर ऑन योर स्टोव टैप, मतलब अपने घर में आप खाना बनाते हैं, एलपीजी गैस जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। घर में जो सिलेंडर होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एलपीजी, है ना। फर्स्ट चैप्टर में थर्ड चैप्टर में मैंने आपको समझाया भी है, जो आपने लास्ट चैप्टर मेरा केमिस्ट्री का बच्चों पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसमें मैंने आपको अच्छा खासा समझाया था कि व्हाट इज एलपीजी, दैट इज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज अ नेचुरल गैस एंड इज अ पोल्यूशन फ्री गैस ऑल्सो, है ना, लेकिन इट इज अ कंबस्टेबल गैस ऑल्सो। खाना तो बन रहा है लेकिन ये क्या है, कंबस्टेबल भी है। तो यहाँ लिखा है कंबंशन ऑफ नेचुरल गैस और एलपीजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, कंबंशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। फायर वर्क्स की बात करें तो उसमें भी बात आती है किसकी, कंबंशन की। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। अब कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे हम बोलेंगे, सब्सटेंस दैट गो अंडर द कंबंशन आर नोन एज कंबस्टेबल सब्सटेंस, जैसे कि जिनमें हो पाता है, जिसके अंडर में हो पा रहा है, जिसके कारण कंबंशन हो रहा है, कोल है, वुड है, इनके कारण कंबंशन हो पा रहा है, हीट जनरेट कर पा रहे हैं, लाइट जनरेट कर पा रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हद से ज़्यादा, तो वो क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है ना। तो सब्सटेंस दैट गो अंडर कंबंशन आर नोन एज कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस आर आल्सो नोन एज फ्यूल, वही फ्यूल होते हैं, लाइक कोल, ठीक है ना, कोल एक अच्छा बहुत ही गुड फ्यूल में आता है नाम। पेट्रोलियम, ये भी किस में आता है, अच्छे फ्यूल में का नाम आते हैं। नेचुरल गैसेस गुड फ्यूल में नाम आते हैं, आते कि नहीं आते, तो वो फ्यूल भी कहलाते हैं वो। तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस आर ऑल्सो नोन एज फ्यूल, एक तरीके से वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। द फ्यूल में बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, आप यदि देखेंगे तो लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, इसके अलावा गैशियस फॉर्म में भी फ्यूल होते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो आपको पता है कोल सबसे बड़ा एग्जांपल है। गैशियस फॉर्म में नेचुरल गैस की यदि हम बात कर लेते हैं बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यदि हम बात करते हैं लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी आप जानते ही हैं, वैसे तो वो गैस है, इसके अलावा कोल तार भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो ये चीज़ आता है। तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए आपके सामने हैं, जैसे कि वुड है, चारकोल है, एलपीजी है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे देखिए दिखाई भी पड़ रहा है कि जितने भी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है ना। तो क्लियर है, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, चारकोल क्लियर है, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही हैं पूरे के पूरे, है ना, एंड वुड ऑल्सो। तो ये सारे के सारे क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में नाम आता है। अब बात आती है, ओके मैम, कंबस्टेबल तो आपने समझाया, कंबस्टेबल वो होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हद से ज़्यादा हीट और एनर्जी एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यस, मैंने कुछ नाम भी बता दिया आपको कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के, लाइक कोल हो गया, वुड हो गया, एलपीजी हो गया, केरोसिन, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है नॉन कंबस्टेबल, फिर कौन से हैं, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस भी होते हैं। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस यदि हम नॉन कंबस्टेबल की बात करते हैं, विच आर नॉट कंबस्टेबल, जो कि कंबस्टेबल नहीं होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ज़्यादा वो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इस तरीके से मतलब कोई खतरा ही नहीं है, ना के बराबर है। इवन इफ अ नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस इज एक्सपोज टू फ्लेम, यदि वो फ्लेम के पास में एक्सपोज टू फ्लेम, इट विल नॉट कंबस्ट, तब भी उसमें कंबशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम बात करें ग्लास, स्टोन्स,
तो ये सब क्या है, नॉन कंबस्टेबल है ना, आग जहाँ लग रही है वहाँ पे भी जाकर ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, शांति से बैठे रहेंगे बेचारे, है ना। तो नॉन कंबस्टेबल वही है जो प्रेजेंस ऑफ एयर में ना ही हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कोई भी खतरा नहीं है इनसे। तो दीज आर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब बात आती है इग्निशन टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये कंबंशन में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। अब पहले आप डेफिनेशन देखिए फिर डिस्कस करते हैं। एन इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर, ये क्या है, एक लोएस्ट टेम्परेचर है, ओके, एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, जहां पर वो सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे लोएस्ट बोलते हैं टेम्परेचर है जिस पे वो सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, फायर कैच करता है। इग्निशन टेम्परेचर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, सबके अलग अलग होते हैं। कोल का अलग होगा तो वुड का अलग होगा, ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं सबका सेम होगा, सबका अलग अलग होगा। इट इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ कंबस्टेबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट्स कैचेस फायर। ध्यान दीजिएगा, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, ये एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है टू विच अ कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है हमारा, मस्ट बी हीटेड, अच्छा खासा हीट हो जाना चाहिए, बिफोर इट कैचेस फायर। तो वो हमारा क्या है, इग्निशन। तो ये क्लियर हो गया, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। और उससे भी पहले के यदि हम बात कर लेते हैं तो वो मिनिमम टेम्परेचर की कैटेगरी में हमारा क्या आता है, इग्निशन टेम्परेचर आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड कहाँ चले गए, हाँ ये हो गया आपका। अब दूसरी बात यहाँ पे, therefore we see that a combustible substance cannot catch fire, बहुत ध्यान दीजिएगा, as long as its temperature is lower than its ignition temperature। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या बोल रहे हैं कि जो combustible substance होते हैं जल्दी cannot catch fire, कब, as long as its temperature is lower than its ignition temperature, जब उसका टेम्परेचर लोअर होगा इग्निशन टेम्परेचर से। एग्जाम्पल, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस की बात की गई, कितना, 35 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सो अनलेस फॉस्फोरस इज हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस इट विल नॉट कैच फायर। इसका इग्निशन टेम्परेचर ही कितना दिखा रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब ये कोई कैच नहीं करेगा फायर को। हाउ एवर टेम्परेचर ऑफ एयर इज 35 डिग्री सेल्सियस और मोर, फॉस्फोरस विल कैच फायर विदाउट हीटिंग। समझ रहे हैं आप कि यदि हम इग्निशन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तब तो फॉस्फोरस कैच नहीं कर रहा है फायर को, लेकिन यदि हम बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पे फायर कैच कर लेता है। एलपीजी, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस कैच फायर एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये फायर को कैच करते हैं, एंड दस हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, वाइल वुड, कोल एटसेट्रा हैव अ हाई इग्निशन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि दे विल टेक लिटिल बिट लॉन्ग टाइम। तो जितना कम टेम्परेचर पे क्या होगा, आग पकड़ लेगा, उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, जितने हाई टेम्परेचर पे आग पकड़ेगा वो क्या है, उसका हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा। एक जनरल से वे में आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, इग्निशन टेम्परेचर एंड फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वो होता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, टेम्परेचर पे आग दिखने लगे, लाइट का फॉर्मेशन होने लगे, ठीक है, या हम बोलते हैं कि ट्रिकलिंग साउंड सुनाई पड़ने लगे, या अचानक फायर पकड़ ले, वो होता है फायर पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा है इग्निशन सोर्सेज रिक्वायर टू इनिशिएट बर्निंग। यहाँ फ्लैश पॉइंट लिखा है, टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया हुआ है। फायर पॉइंट टेम्परेचर लिखा है बर्निंग, ठीक है ना, कंटिन्यूस आफ्टर इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो ये फायर पॉइंट आएगा, मतलब वो कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है, और फ्लैश में ऐसे सिर्फ अचानक फ्लैश होगा, ठीक है ना। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द वॉलेटाइल लिक्विड विल इग्नाइट बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्सेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर आपको समझ में आ गया, जो जितनी जल्दी फायर को कैच कर रहा है, जितने लो टेम्परेचर पे कर रहा है, उसका उतना ही लो इग्निशन टेम्परेचर होगा। जो जितने लेट में फायर कैच कर रहा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो लेगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर होगा। ये ध्यान रखना है आपको बच्चों। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम यदि बोलते हैं कि भाई कंबंशन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ लिखा है देयर आर 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबंशन। फर्स्ट विल बी फ्यूल, मतलब हमारे पास एक फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंबंशन होना तो पहले रिक्वायरमेंट किसकी है, फ्यूल की है। तो फ्यूल इज द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबंशन।
फ्यूल नहीं है तो कंबशन कहाँ से होगा? पेपर ले लो, पेपर में क्या कंबस्टेबल है? नहीं है भाई कंबस्टेबल, ठीक है ना, तो अब ऐसे यही लेते हैं। दूसरा, सप्लाई ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर यू कांट बर्न इट, कंबशन पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ा रोल क्या है? ऑक्सीजन का। तो सप्लाई ऑफ एयर, पॉसिबल सप्लाई जो होती है, सफिशिएंट सप्लाई जो एयर की होती है वो होना उस सब्सटेंस के पास में, उस कंबस्टेबल सब्सटेंस के साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हो पाएगा। तो ऑक्सीजन हेल्प इन कंबशन। ओके, एयर कंटेन अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन। कितना होता है? 21, अप्रॉक्स 20 भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन सम केसेस मतलब मोस्ट ऑफ द यही लिखा है 20, तो आप 20-21% मान लीजिए। Thus, the supply of air makes the oxygen available, which help in the combustion. Without oxygen, combustible will not take place. यदि ऑक्सीजन नहीं है तो भाई कंबंशन के कोई चांसेस ही नहीं है। और हमें क्या करना है? हमें हीट, एनर्जी, लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए ऑक्सीजन अच्छा खासा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात क्या है? इग्निशन टेम्परेचर, इसका बहुत बड़ा रोल है। What ignition temperature? For catching fire, a combustible substance must reach its ignition temperature. ठीक है, कोई भी substance है that must be reach their ignition temperature. If a combustible substance does not reach or above its ignition temperature, it will not catch fire. ठीक है, fire and combustible will not take place. ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फायर देते हैं, हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, बट वो कंबस्टेबल नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे किसका रोल आ गया? इग्निशन टेम्परेचर का। Thus, the above three conditions are necessary for combustion to take place. If any one of three will not be available, combustible will not take place. ठीक है ना, आपको भी दिख रहा है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, मतलब कि हम बात कर रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? क्योंकि कंबंशन होगा तो दैट कैन कैच फायर, और जो जितने इजीली कैच फायर करेगा लो इग्निशन टेम्परेचर होगा उसका, आपको पता ही है, और वो कंबस्टेबल खतरनाक होगा। लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल की बात कर लीजिए, केरोसिन की बात कर लीजिए, तो वो क्या है? कंबस्टेबल है, हाईली कंबस्टेबल। एलपीजी गैस की बात कर लीजिए, हाईली कंबस्टेबल। लेकिन यहाँ वुड और कोल की बात करें, इट इज़ नॉट हाईली कंबस्टेबल, है ना, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला है हाउ डू वी कंट्रोल फायर इन केस ऐसा होता है, तो व्हाट कैन वी डू। तो बच्चों आपको भी पता है कि कई केसेस में फायर पकड़ ले तो हम पानी से काम चला लेते हैं, बट कई केसेस में ऐसा होता है कि फायर से, पानी से काम नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो कई केसेस में अपने को फायर एक्सटिंग्विशर की यूज़ करनी पड़ती है। कई केसेस में हमें पूरा फायर ब्रिगेड, जो ब्रिगेड आता है उनको बुलाना पड़ता है। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप्स के कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को देखते हुए हमें डिफरेंट टाइप के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कंट्रोल करने के लिए, यदि आग पकड़ लेती है तो, है ना। तो यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कैसे हम फायर को कंट्रोल करेंगे। जनरली वाटर इज यूज टू कंट्रोल फायर, जो मैंने आपको बताया कि पानी को मोस्टली हम यूज करते हैं, ठीक है ना। वाटर ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है? वो डाउन करता है ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? द वाटर वेपर सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल, थस हेल्पिंग कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। एयर की जो कंटिन्यूस सप्लाई हो रही थी, जिस कारण से कंबशन हो रहा था, उसको वो क्या कर देगा? डाउन कर देगा। ओके, तो वो चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट द फायर इज एक्सटिंग्विश, और वो आग क्या होती है? शांत हो जाती है। क्लियर है? अब ठीक है, हमने बात कर ली, पानी की बात की। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऐसा देखते हैं फायर प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल। यदि ऐसी कंडीशन आया जहाँ पे ऑयल के कारण बर्निंग हो रही है या पेट्रोल के कारण हो रही है, तो कैन नॉट बी कंट्रोल बाय थ्रोइंग वाटर। ऐसे कंडीशन में पानी से काम नहीं चल पाता होता है। क्या होता है? पानी से काम नहीं चल पाता है। जहाँ पे आग भड़की है, किसके कारण? ऑयल के कारण और पेट्रोल के कारण। मतलब ऑयल तो वैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे ऑयल ही हैं, तो आप ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोल सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज ऑल जितने भी पेट्रोल हैं हमारे, वो क्या हैं? ऑयल में ही आते हैं। तो इसमें क्या होगा? वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल। यहाँ पर क्या है? ऑयल से हैवी है पानी, ये ध्यान रखिएगा। सेटल्स डाउन द ऑयल एंड ऑयल कंटिन्यूज टू बर्न। सेटल डाउन तो कर देगा लेकिन वो जलता रहेगा, उस पर कोई असर नहीं आने वाला है। ऐसे में क्या होगा? आपने भी कभी कभार देखा होगा
एक सिंपल से एग्जांपल, समटाइम किचन में ऐसे कई बार केसेस होते हैं कि हम गलती से बर्नर ऑफ करना भूल जाते हैं और कोई भी चीज़ पक रहा होता है तो अचानक आग पकड़ लेता है। यदि ऑयल का आइटम है तो उसमें अच्छा खासा आग पकड़ लेता है, और ऐसे में यदि आप उसमें पानी डाल दोगे, आपने नोटिस किया होगा, और तेजी से आवाज़ आने लगती है। या समटाइम यू हैव सीन कि तेल में पानी पड़ा हुआ है और आप उसको गर्म कर रहे हो तो फट 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 आवाज़ आ रही होती है ना, और चांसेस ज़्यादा होते हैं और कभी कभार आग पकड़ लेती है। तो यस, यही कारण है। तो यहाँ पे भी बात बोली है क्या, कि जो पानी होता है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ बिकॉज वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल। ऑयल से क्या हो गया, हैवियर हो गया, दैट्स वाई क्या हो गया, हम बात करें ऐसे कंडीशन में ऑयल तब भी जलता रहेगा। वी नो दैट देयर आर 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग कंबंशन। वो क्या चीज़ें पहले वो देख लीजिए। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस जो हमें पता ही है, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर एंड कंबंशन मतलब कि लाइक ऑक्सीजन, ये पता है आपको, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और काइंडलिंग टेम्परेचर, ये भी आपको पता है, इतना तो आपको पता है। लेकिन पानी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पानी से भड़क रहा है। थस fire can be controlled by removing one or more of these fire control requirement। हमें एक से ज़्यादा फायर कंट्रोल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लाइक आपके सामने दिखाई पड़ा है फायर ब्रिगेड, ठीक है। इस तरीके से देखिए ब्रिगेड आता है जहां आग लग जाती है भयंकर तरीके से, है ना, बहुत ही कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के थ्रू आग लगती है। तो देखिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड लेकर आया जाता है। तो मैनी टाइम होम, फॉरेस्ट, शॉप एटसेट्रा कैच फायर। In such cases, it becomes necessary to put off the fire. Otherwise, it may cause huge monetary loss and loss of life। आग मतलब मनुष्य शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं, तो इससे खतरा भयंकर तरीके से बढ़ जाता है। तो हम किसको यूज़ करते हैं, स्पेशली फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड और फायरमैन आर एक्सपर्ट इन कंट्रोलिंग फायर बाय यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं जो फायर को रोकने में हेल्प करता है। ओके, टू एक्सटिंग्विश द फायर एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 3 एसेंशियल कंडीशंस। इसमें भी आपकी जो एसेंशियल फॉर कंबंशन मस्ट बी रिमूव्ड। समझ में, आपको पता है कि 3 तो थी, उनमें से एक को भी आप रिमूव कर दोगे तो आपका फायर के चांसेस, क्योंकि मैंने क्या बोला, 3 चीजें हैं। एक तो वो सब्सटेंस जिसके कारण आग लग रही है, दूसरा उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, तीसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर। इनमें से किसी एक पे ब्रेक लगा दोगे, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कंबंशन मस्ट बी रिमूव्ड, सप्लाई ऑफ फ्यूल, सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर, जो मैंने बताया तीनों में से किसी एक में आर द 3 इसेंशियल कंडीशन फॉर कंबंशन। जो हमें पता है, हम किसी एक पर टाइप करें तब भी काम चल जाएगा। इन केस ऑफ फायर इन अ बिल्डिंग, यदि बात करते हैं, द होल बिल्डिंग बिकम्स फ्यूल, पूरा का पूरा देखा जाए, इट इज नॉट पॉसिबल टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ फ्यूल, है ना। Thus, firemen try to cut off the air supply and or bring down the temperature of combustible material below their ignition temperature। यहाँ टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं या हम करते हैं एयर के सप्लाई से कट ऑफ हो जाए, उस पर ध्यान देंगे। तो आप इसको देखते हुए, मतलब आपने फायर ब्रिगेड देखा ना, उसमें क्या बात बताई गई है कि आपको जो 3 कंडीशंस हैं उनमें से किसी एक कंडीशन पे भी आप कोशिश करेंगे रोक लगाने की तो आग बुझ सकती है, चाहे एयर की सप्लाई कर लें या हम टेम्परेचर इग्निशन। फायर एक्सटिंग्विशर आपने कई बार देखा होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, की पेट्रोल पंप पे गए हो तो बड़े बड़े रेड कलर के ऐसे बॉटल टाइप के होते हैं, उसमें नोजल टाइप के बने होते हैं, वो चारों कॉर्नर पे कहीं ना कहीं लगे होते हैं। आपने लैब में भी देखे होंगे, प्रैक्टिकल लैब्स में भी बाहर लगे होते हैं। कई बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग जो होती हैं वहाँ पे भी फायर, आग का खतरा ना हो तो वहाँ पे फायर ऐसा कुछ लटके हुए दिखाई पड़ते हैं आपको, टंगे हुए सिलेंडर टाइप का शेप में, है ना, देखा होगा रेड कलर के सिलेंडर शेप में, दैट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होते हैं वो, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, कि ऐसे में सडनली यदि होता है तो फटाफट जल्दी से स्प्रे कर दो तो उससे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट, जो आपको पता ही है। वैसे तो हमें फायर एक्सटिंग्विशन में पानी यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ करते हैं सैंड, बालू देखा है, बालू बालू कभी कहीं पड़ी हो और आप उसमें हाथ डालो अंदर, बहुत ठंडा फील होता है। तो वो कैसा होता है, नेचर उसका बहुत कोल्ड टाइप का होता है। आपने कई बार नोटिस करना, पेट्रोल पंप पे ऐसे स्टैंड लगे होते हैं, उसमें बकेट रखे होते हैं, उस बकेट में आपने देखा होगा बहुत सारा इसमें सैंड बालू भरा होता है, नोटिस करना कभी।
नहीं किया तो आप जरूर देखिएगा कि बकेट में बालू भरे हुए होते हैं और वो स्टैंड में लगे होते हैं, ऐसे लटक रहे होते हैं, कई जगहों पे ऐसे देखा गया है ना। तो वो भी एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है, ठंडा होता है उसका तासीर। ओके, तो यहाँ पे वाटर तो एक बेस्ट और चीपेस्ट सोर्स है, लेकिन एंड लिखा है ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं। बाय पोरिंग वाटर ओवर द कंबस्टेबल मटेरियल द टेम्परेचर कैन बी कूल डाउन, जो हम जानते ही हैं, बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। एक तो आप ये फायर एक्सटिंग्विशर में इसका नाम तो जानते ही हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये भी दिखाई पड़ रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है पाउडर में, वाटर में, फोम में, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, इस तरीके से वेट केमिकल, इस तरीके से कई तरीके के आपको ऐसे नोजल टाइप के दिखाई पड़ेंगे, है ना, आपने देखा होगा अब इस इमेज को देखते हुए। In addition to this, water vapors around the combustible material will stop the supply of air। ये आपको पता ही है, कुछ कंडीशन में हम पानी से काम चलाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसी हालत आती है कि आग नहीं बुझने के चांसेस होते हैं। ऐसे में हम कई जगहों पे क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर के साथ और चीज़ भी देखते हैं। कंट्रोलिंग फायर व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, जैसे कि लिखा है वाटर इज नॉट सुटेबल इन द केस व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल कैचेस फायर, है ना। मतलब घर में छोटी छोटी चीज़ें में आग लगाए तो आप पानी डाल दो, लेकिन जहाँ कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से है और ऑयल की बात की गई है, और ऐसे में क्या होता है, पानी आपने देखा ना, घर में खाना बनाते हुए आग लग जाए किसी भी यूटेंसिल में, बर्तन में, और आप पानी डाल दो उसमें, यदि ऑयल है और पानी, तो और भड़क जाती है और भयंकर हो जाती है। तो कभी गलती ये मत करना, ठीक है ना। पानी डालना वहाँ पे तो पानी बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है। तो फिर क्या करना है, तो यहाँ लिखा है यदि क्योंकि आपको पता है कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, पानी में भी करंट आ जाता है, तभी तो पानी गर्म हो जाता है, नेचुरल सी बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पानी बच्चों, यदि आप कहीं आग लगी है और उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से भी है, ठीक है ना, तो कभी गलती से पानी मत डालना। पानी जैसे डालोगे आपके ऊपर करंट आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ये भी गलती मत करिएगा। तो बुझेगा तो कम, आप पे करंट और आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है वाटर इज नॉट सुटेबल इन द केस व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल कैचेस फायर, ठीक है ना, यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है या ऑयल वाले आइटम हो वहाँ पे। In the case of electrical equipment on fire, pouring water over them may prove disastrous because normal water is a good conductor of electricity, जो मैंने आपको बताया अभी। It may conduct electricity and can harm the person who are trying to control the fire। आप पानी फेंक रहे हो, पूरा करंट आपके ऊपर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कभी ये गलती आपको नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है, वाटर, ये भी हमें पता है ऑयल के केसेस में भी कि वाटर क्या है, हैवियर होता है ऑयल के कंपेयर में। सो व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर ऑयल इट कम्स ऑन टॉप एंड कीप्स ऑन बर्निंग। खतरनाक, सिंपल सा घर में ही देखा होगा कि मम्मी खाना बना रही है, कुछ है ऑयल की चीज़ में, और वो छोड़ दी है उसको जलता हुआ, अचानक आग पकड़ लेती है ऑयल में। ऐसे में आप सोचोगे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात अभी आपको पता चला ना, या तो सब्सटेंस पे कंट्रोल करें, लेकिन अब तो उसमें आग लग चुकी है जिसके कारण कंबशन हो रहा है। दूसरा किस पे करें, एयर की सप्लाई को रोकने की कोशिश करें, है ना। तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। तो ऐसे कंडीशन में यदि कभी भी घर में ऑयल का आइटम है और खाना बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सिंपली जहाँ चीज़ पे आग लगी है ऑयल वाले में, वहाँ पे उसको ढक दीजिए। आप पूरा उसको कवर कर दोगे, एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी, आग अचानक बुझ जाएगी। लेकिन यदि आपने पानी डाल दिया तो उस ऑयल में और आग भड़क जाएगी। बेटर है, इजीली तरीका यही है कि जहाँ पे आग बढ़ रही है वहीं पे जाके कवर कर दो, प्लेट रख दो। यदि प्लेट से वो कवर हो जाए तो प्लेट रख दीजिए। जिस चीज़ से कवर कर सकते हो आप उसको कवर कर दो, किसी ऐसी चीज़ से जिससे आग, एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी, आग अपने आप से बुझ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि इससे भी क्या होगा, ये खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा। तो हम क्या यूज़ करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। वो फायर वही था, ये जो आपके सामने ये फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हम ये फायर एक्सटिंग्विशर लेते हैं। इसलिए मोस्टली बिल्डिंग्स में, पेट्रोल पंप में, हॉस्पिटल्स पे, है ना, हर जगह आपको ये इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर दिखते होंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन कहीं ना कहीं होता ही है, ऑयल से कनेक्शन कहीं ना कहीं होता है, हर जगह पानी से काम नहीं चलता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आपको, ये तो लिखा है आप कंट्रोलिंग फायर, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हाँ चलिए,
कंट्रोलिंग फायर इन द केस ऑफ ऑयल, ये भी आप समझ गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, अभी आपने यहाँ पे देखा है, ये डायग्राम देखिए, दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ये दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, है ना। अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबंशन, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी कंबंशन को सपोर्ट नहीं करता। ऑक्सीजन जितना कंबंशन को सपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे ये लाइन देखो लिखी हुई है, हेंस इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर, बेस्ट फायर में नाम रखा गया एक्सटिंग्विशन में। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर, ये भी हमें पता है। अब आप बोलोगे मैडम ये कैसे पता है? देखिए गुब्बारे को फुलाते हो, है ना, जब बलून को आप फुलाते हो तो आप अपनी एयर रिलीज कर रहे होते हो, वो क्या है? CO2 होता है ना। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, ये पता है आपको। लेकिन जब हम बलून फुला रहे होते हैं तो भी क्या होता है, हम CO2 रिलीज कर रहे हैं ना, तो उस बलून में क्या जा रहा है? CO2 जा रहा है। आप उसको बांधते हो और उछालते हो तो वो नीचे आके गिरता है कि नहीं गिरता? क्या वो उड़ता है? आपने देखा होगा हीलियम का बलून उड़ रहा होता है, हाइड्रोजन का बलून ऊपर उड़ने लगता है, क्योंकि ये एयर से हल्की होती हैं, तो ये ऊपर उड़ रही होती हैं। बट आप CO2 जो मुंह से फुलाया हुआ आपका बलून होता है, आप उसको देखोगे तो क्या होता है? वो नीचे गिर रहा होता है, क्योंकि CO2 इज हैवियर देन एयर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर है उसके कंपेयर में CO2 क्या होता है? हैवियर होता है, दैट्स व्हाई बलून नीचे गिरता है। तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर एंड हेंस कवर द मटेरियल्स विच इज बर्निंग। ठीक है, तो वो क्या करता है? हैवी होता है और कवर कर लेता है क्या? जहां पे आग लगी हुई है, क्योंकि एयर के कारण तो आग लग रही है, और उसको क्या कर लेता है? वो कवर कर लेता है। बाय कवरिंग द मटेरियल द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज स्टॉप्ड। हमारा मेन मिशन ही यही है भाई, सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप करो कैसे भी करके। ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हुई, कंबंशन बंद हो जाएगा, सबसे मेन सोर्स है इसका। दिस पुट्स ऑफ फर्दर कंबंशन एंड फायर इज कंट्रोल्ड। क्लियर? अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइज, क्या होता है? वो लिक्विफाई हो जाता है एंड टेक्स लेस स्पेस, और भी कम स्पेस, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन की बात करें, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, ये CV लिखा है, सिलेंडर में हम ऐड करते हैं कंप्रेस्ड करके, और उसी को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड द फायर एक्सटिंग्विशर, आपको समझ में आया होगा। बेस्ट है बिकॉज एयर से हैवी होती है, तो ये एयर को कवर कर लेती है, ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, और क्या होता है? क्या होता है? ये कंबंशन के कारण जो फायर हर जगह हो जाता है वो स्टॉप हो जाता है। ओके, अब कैसे क्या करते हैं? तो आपने यहाँ पे देखा होगा, ये डायग्राम में देखो, ये नोजल टाइप के बने हुए हैं, ये सब दिख रहा है, इसके नोजल हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये नोजल है इसके, है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, a nozzle is attached to the cylinder to release carbon dioxide. Okay, when the nozzle is opened, हम जब उसको ओपन कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट कमिंग आउट, वो बाहर आने लगता है और सिलेंडर से बाहर आता है, और फिर बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि उस पर अच्छा खासा प्रेशर देने के बाद तो वो लिक्विफाई कंडीशन में है, और हमने क्या किया? जब उसको ओपन किया तो उसको स्पेस मिलने लगा। इट एक्सपेंड्स एंड कवर द कंबस्टेबल मटेरियल एज अ ब्लैंकेट, जहां आग लग रही है उसको एज अ ब्लैंकेट वो क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, और जिस कारण क्या होता है? आग जो भड़क रही है वो घट जाती है, शांत हो जाती है। द कट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कंबस्टेबल मटेरियल, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे बंद तो अपने आप से आग बंद हो जाएगी, है ना। बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, एक्सपेंशन के कारण क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज होने लगेगा, विच डिक्रीज द टेम्परेचर एंड ब्रिंग डाउन द कंबस्टेबल मटेरियल बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर, वो उसके नीचे की तरफ ले जाएगा। थस द स्टॉपेज of the supply of oxygen and bringing down the temperature below the ignition temperature of combustible material put off the fire, simply वो fire को बंद कर देगा।
अब बात आ रही है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग सोडा आपने सुना होगा बच्चों, मम्मी लोग घर में किचन में बेकिंग सोडा रखती हैं, बेकिंग पाउडर रखती हैं, है ना, रखती है ना, बेकिंग सोडा सुना होगा आपने। मम्मी से पूछेगा, यदि आप छोटे बच्चे हैं, आप 8 क्लास के, लेकिन मम्मी से पूछेगा मम्मी मम्मी बेकिंग सोडा कहाँ है, बेकिंग पाउडर कहाँ है, तो आपको दिखाएंगी। तो बेकिंग सोडा से भी फायर एक्सटिंग्विशर बनता है और वो भी बहुत बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एक होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों ही से जो फायर एक्सटिंग्विशर बनता है बहुत काम का, बहुत ही बढ़िया है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं स्पेशली, या हम पोटेशियम, ये अलग चीज़ है, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट अलग है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और यदि बच्चों बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है Na, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। ये बच्चों क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। आपके घरों में ये पाया भी जाता है, लेकिन इसका फायर एक्सटिंग्विशर जब बनता है तो वो उसी सिलेंडर में रखा जाता है ना। तो यहाँ पे लिखे है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं और पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। जब हम इसको हीट करते हैं, ये देखिए एक छोटा सा रिएक्शन है बच्चों, अभी आप लोग छोटे क्लास में हो लेकिन थोड़ा देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। अब जब आप इसको हीट कर रहे हो बच्चों, इसको हीट करेंगे तो इट विल ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक होगा तो किस किस में ब्रेक होगा, देखिए ये ब्रेक होगा NaOH में प्लस CO2 में प्लस H2O में। तो आप देख क्या रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है। क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना रिएक्शन को समझने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देखो कि ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको हीट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो CO2 मिल रही है। ये इसी की बात कर रहे हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को भी यदि आप हीट करते हो तो यही कंडीशन होगी, हीट करोगे तो रिलीज करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हीट करने पे हाँ भाई रिलीज कर रहा है। Thus, when powder of sodium bicarbonate or potassium bicarbonate is sprayed over the near the fire, यदि हम इसका पाउडर भी जो है उसको भी हम नियर द फायर स्प्रेड कर देते हैं, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो घर में यदि बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, वैसे तो छोटे डिब्बे में होता है, भयंकर सी आग को नहीं बुझा सकता, लेकिन कभी कभार हल्की फुल्की छोटी फोटी आग लग गई है तो ऐसे में वो पाउडर भी आप क्या कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर होता है उसको भी आप स्प्रेड ओवर द नियर द फायर, दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा विच कवर द बर्निंग मटेरियल। क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट पढ़ाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है ना, वो हैवियर होता है एयर से और वो क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो ये क्या करेगा, उसको जैसे रिलीज होगा वो कवर कर लेगा उस मटेरियल को एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी टू देम द पुट्स ऑफ द फायर। और ऐसे में जो फायर है वो क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, पुट ऑफ, खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये पॉइंट बच्चों मेरे आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि यदि कंबशन हो रहा है तो हाउ कैन यू कंट्रोल दैट, है ना। तो ये ध्यान से आपको समझना होगा ये पूरे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंबशन की। हमने कंबशन जाना क्या होता है, कंबशन के मेन 3 रीजंस भी जाने कि कंबशन जो होता है उसमें वो सब्सटेंस, वो फ्यूल की ज़रूरत होती है, दूसरा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उस फ्यूल को, तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। और इनमें से किसी एक की ऑक्सीजन की सप्लाई कोई रोक दो, सारा काम तमाम हो जाता है, रुक जाता है वो। फिर आपने देखा यदि आग भड़क चुकी है, लग चुकी, तो हाउ कैन यू कंट्रोल दैट, है ना। कंट्रोल करने के लिए उन तीनों में से किसी एक पे स्टॉप लगाना होगा, स्पेशली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी बात, कैसे, यदि उनसे वाटर एक चीप सोर्स है जिसको हम सोचते हैं कि उससे हो जाएगा, लेकिन यदि वाटर से नहीं हो रहा है, देन हाउ विल यू, क्या करेंगे आप। ऐसे में कंडीशन है कि बहुत सारे मैंने फायर एक्सटिंग्विशर बताए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, देन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर। यू कैन यूज दैट एंड उससे आप इजीली क्या कर सकते हो,
you can cut off the power, cut off the supply of fire. ओके तो अब यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबंशन कि फिर कितने टाइप्स के कंबंशन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामने नाम दिखाई पड़ा है, रैपिड कंबंशन, स्पॉन्टेनियस कंबंशन एंड एक्सप्लोजन। इस टाइप का होता है कि मतलब एक रैपिड कंबंशन है, एक कंटिन्यूसली कंबंशन हो रहा है और एक एक्सप्लोजन का रूप ले रहा है, ब्लास्ट, खतरनाक तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है कंबंशन इज वेरी फास्ट। ये कैसा होता है? बहुत ही फास्ट कंबंशन। आपने मैच स्टिक को देखा होगा, नियर स्टोव लेके जाते हैं, जैसे आपने फटाफट स्टोव में बम किया, एयर पास किया और फटाफट लेके गए, जल्दी से भड़कता है वो। ये है कहाँ? रैपिड कंबंशन। स्पॉन्टेनियस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कंबंशन इज ऑन इट्स ओन। कैसे कि कोल डस्ट इन कोल माइंस, वहाँ की बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक एक्सप्लोजन की बात की जाए, कंबंशन कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ऐसा एक्सप्लोजन वाला पार्ट जहाँ पर हमें लाइट, हीट, साउंड सबकी ज़रूरत पड़ रही है। लाइक फायर क्रैकर्स देखे हैं आपने, बॉम्ब देखे हैं, ठीक है ना, उन सब में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी कंडीशन। तो आपको रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन, ये तीनों पॉइंट समझने होंगे। तो चलिए एक एक करके एक एक को हम समझते जाते हैं किसका क्या पॉइंट होगा। रैपिड कंबंशन, रैपिड जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है ये कंबंशन बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट। जैसे कि हम स्टोव को चला रहे हैं, मैच स्टिक को लेकर जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा फटाफट भड़कता है। नाउ रैपिड एनर्जी नीड्स एक्सटर्नल हीट एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू अकर। ऐसे में हमें एक्सटर्नल हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसमें कंबंशन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी एंड डज सो रैपिडली। क्लियर? द कंबंशन विल कैरी ऑन एज लॉन्ग एज द फ्यूल इज अवेलेबल। जब तक उसमें फ्यूल अवेलेबल है वो आग भड़कती रहेगी, जलती रहेगी। रैपिड है, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत भी पड़ रही है और वो तब तक भड़क रही है तब तक उसमें फ्यूल है। ओके तो वो कंबंशन होगा। अब इसमें एग्जांपल की यदि बात करें, यू लाइट अ कैंडल, ठीक है ना, द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड व्हेन वी लाइट द कैंडल विद अ मैच स्टिक। क्लियर है? एंड तो यहाँ पे हीट एनर्जी हम दे रहे हैं उसको और कैंडल जल रहा है। क्लियर है? एंड इट विल कैरी ऑन टिल द वैक्स बर्न आउट। जब तक बर्न है तब वैक्स तब तक वो जलता रहेगा, हैंस इट इज अ रैपिड कंबंशन। इसको हम रैपिड कंबंशन बोलते हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस की। रैपिड कंबंशन में स्टोव की बात तो बताई है आपको। स्टोव जो जला रहे हैं आप, इसमें फ्यूल डालते हैं, आप केरोसिन डालते हैं, कई जगहों पे देखा होगा। वो फ्यूल का काम करता है, एक्सटर्नल सोर्स दिया, मैच स्टिक का हेल्प लिया एंड रैपिड कंबंशन टाइप का हुआ, जलने लगा। वो तब तक वर्क करेगा जब तक वो उसके पास फ्यूल है। सेम विथ कैंडल, कैंडल के पास क्या है? वैक्स है। हमने एक्सटर्नल सोर्स क्या लगाया? एक्सटर्नल हीट एनर्जी दी बाय मैच स्टिक, जला दिया उस कैंडल को। फिर क्या हुआ? जब तक वो वैक्स है तब तक वो क्या होगा? काम करेगा अपना, है ना। अब बात आती है स्पॉन्टेनियस कंबंशन कि भाई स्पॉन्टेनियस क्या है। एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही दिख रहा है, द कंबंशन अकर्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली वो चीज़ हो रही है। दिस मीन्स डैट इट रिक्वायर नो एक्सटर्नल एनर्जी। इसको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। लाइक हमें मैच स्टिक की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है। फॉर द कंबंशन टू स्टार्ट इट हैपन्स ड्यू टू सेल्फ हीटिंग। वो खुद के कारण ही, खुद की हीटिंग से ही वो क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है कंबंशन। अ सब्सटेंस विद लो इग्निशन टेम्परेचर गेट्स हीटेड यहाँ पर, एंड दिस हीट इज अनेबल टू एस्केप। ध्यान रखिएगा इस बात को। इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन की जरूरत है, द टेम्परेचर राइजेस अबव द इग्निशन पॉइंट। क्लियर है? एंड कंबंशन विल हैपन। इग्निशन पॉइंट से ऊपर चला गया तो क्या हो गया? कंबंशन हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद वाटर इज एन एग्जाम्पल। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। सोडियम मेटल ले लो, मेटल है सोडियम, पानी में डाल दो, ब्लास्ट, आग भड़के 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 भड़कती जाएगी। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस है। एक्सप्लोजन की बात करें, यहाँ दिखाई पड़ा है आपको एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजिव कंबंशन happens when the reaction occur very rapidly. फटाफट रिएक्शन हुआ, ब्लास्ट हुआ। ओके, a large amount of gas formed in the reaction is liberated. बहुत ज़्यादा गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। Such a reaction is called an explosion. इसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। आपने फायर क्रैकर्स चलाए हुए हैं, बॉम्ब चलाए हैं, अच्छा खासा एक्सप्लोजन होता है। The reaction occur when sometime ignites to produce heat, light and sound energy.
ओके, सम क्लासिक एग्जाम्पल आर फायर क्रैकर्स, जो आपको पता है ब्लोइंग अप अ डायनामाइट यदि हम बात करें तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं इनको भी। तो आपने कंबंशन देखा, कंबंशन के टाइप देखे, कंबंशन के रीज़न को समझा, कंबंशन को कंट्रोल करने का समझा आपने, उसके अलावा टाइप्स में आपको मैं समझाया कि किस किस टाइप के कंबंशन होते हैं। अब बात आती है कंबंशन एंड फ्लेम, जैसा कि ये चैप्टर का ही नाम है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिर फ्लेम के बारे में कि यार मैम फ्लेम को आप फिर कैसे डिफाइन कर पाओगे, फ्लेम को आप कैसे समझा पाओगे। तो व्हेन यू लाइट अ कैंडल, है ना, आप चलाते हो फॉर अ कंबंशन, रिएक्शन टेक्स प्लेस with the wax of the candle which is the fuel and the air which contain oxygen। वो वैक्स जो है वो एक फ्यूल का काम कर रहा है जब आप उस कैंडल को बर्न कर रहे हो, है ना, और दूसरी बात है कि ऑक्सीजन उसकी सप्लाई मिल रही है, इतना पता है। और वो कैंडल क्या हो रहा है, जल रहा है, जलने लगता है। द फ्लेम आर द, लिखा हुआ है विच द कंबंशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैपन्स होगा थ्रू द फ्लेम। क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे जो बात की है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लेम, अ फ्लेम हैज़ 4 जोन। फ्लेम के भी 4 पार्ट होते हैं कि यदि आग कैंडल में लग रही है, जो फ्लेम निकल रहा है उसके भी 4 पार्ट हैं। एक पार्ट होता है, देखो इनर पार्ट, ध्यान से पहले पॉइंट देख लीजिए। एक होता है मिडिल पार्ट, एक होता है आउटर पार्ट। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा है जोन ऑफ कैंडल दिखा है, हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पे सीधे बोला है क्या, एक जो आपको दिख रहा है इनर पार्ट, एक मिडिल पार्ट और एक क्या है इसका आउटर। ये देखिए आउटर जोन बोल रहे हैं, दिस इज अ मिडल, दिस इज अ इनर पार्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके एरिया होते हैं। तो देखो मिडिल जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर यहाँ दिखाई पड़ा है, ये इनर मोस्ट बोलते हैं। मिडिल जोन जो है ये वाला एरिया है, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबंशन, येलो कलर में दिख रहा है आपको। आउटर जोन जो होता है ऑफ कंबंशन, जिसको बोलते हैं कंप्लीट कंबंशन, वो ब्लू फ्लेम, जहाँ कंप्लीट कंबंशन होगा वो ब्लू फ्लेम के साथ चलेगा। तो जो ये वाला पार्ट है फिर हॉटेस्ट पार्ट होगा, ये मॉडरेटली हॉट होगा, ये लीस्ट हॉट होगा, और ये तो आपको जानते हैं ये वैक्स कैंडल है ना। तो ये लाइन को देखते हुए आपको यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ा ये पॉइंट। तो हम पहले एक एक को डिस्कस करते हैं। इनर पार्ट, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट एक एक को समझिए। इट इज द पार्ट क्लोजेस्ट टू द विक, जिसको हम बोलते हैं। यू माइट अज्यूम दैट दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, हम यही अज्यूम कर, सबसे हॉटेस्ट पार्ट वही है। हाउ एवर इट इज़ द लीस्ट हॉट, जबकि ये क्या होता है, बहुत ही लीस्ट जगह होती है, यहाँ पे ज़्यादा गर्म पोर्शन नहीं होता। आपको मैंने अभी डायग्राम में भी दिखाया था, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा भयंकर वाला जो पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट दिख रहा है, ऊपर वाला है। ये लीस्ट हॉट वाला पार्ट है, जब आपका ये इनर पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट हॉट वाला पार्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो इनर पार्ट में क्या बोला, ये लीस्ट हॉट वाला पार्ट होता है। This is the black part of the flames that contain unburnt particles. इनके पास क्या होता है, unburnt particles होते हैं of the carbon from the wick are that means unburnt fuel, ठीक है ना। वो जो unburnt fuel होते हैं, उस unburnt fuel में यहाँ पे क्या होते हैं, particles of the carbon होते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्पेशली black part होता है, ठीक है ना, ये पोर्शन हमारा black part होता है। मिडल की बात करें, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, जो मिडल का पार्ट होता है ना। आप देखिए डायग्राम में ये वाला एरिया जो आ रहा है, ठीक है ना, ये मिडिल जोन का कार्य करता है, इसको मॉडरेटली हॉट एरिया बोला जाता है। तो यहाँ लिखा है दिस इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, द कलर इज दिस आर वेरिंग शेड ऑफ येलो एंड ऑरेंज, अलग अलग टाइप का आपको शेड भी दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पर। दिस इज ल्यूमिनस फ्लेम बिकॉज इट एमिट्स लाइट, ये एक तरीके से क्या है, ल्यूमिनस फ्लेम भी है, क्योंकि ये अच्छी खासी लाइट भी प्रोवाइड कर रही है, एमिट कर रही है। दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉट एक्सट्रीमली हॉट, मैंने कहा ना मॉडरेटली हॉट रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रहता है। दिस इज बिकॉज दिस पार्ट गेट्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो मॉडरेट पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट है। इनकम्प्लीट कंबंशन टेक प्लेस हियर विच इज वाई इट इज बर्न ऑरेंज एंड इन ल्यूमिनस, इसको हम ल्यूमिनस फ्लेम के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं। आउटर पार्ट की बात कर ली जाए तो अब जो आउटर पार्ट आएगा वो आ जाएगा नॉन ल्यूमिनस वाला, ठीक है ना, मतलब जो अच्छा खासा बर्न्ट हो रहा है, हॉट एरिया है।
दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द, तो ये दिख रहा है आपको हॉटेस्ट पार्ट यहाँ पर, ठीक है। दिस पार्ट हैज एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इस वाले एरिया में क्या सबसे ज्यादा सप्लाई भी हो रही है। सो कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस हेयर, यहाँ पे अच्छा खासा कंबशन भी होगा बिकॉज लिमिटेड सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की। जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की वहाँ कंप्लीट कंबशन होगा और वहाँ पे आपको ब्लू फ्लेम दिखेगा। आपने एलपीजी गैस देखोगे, घर में जो सिलेंडर होता है, घर में जब खाना बनता है, आपने फ्लेम देखा है, वो फ्लेम आपको पूरी ब्लू दिखती है क्योंकि वहाँ बोलते हैं ना कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती है, तो ब्लू फ्लेम के साथ चलता है ना। तो ये लिखा है यहाँ पर कंबशन टेक प्लेस हियर, हेंस इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फ्लेम बर्न्स विद अ ब्लू कलर, किस कलर से? ब्लू। ब्लू तभी होगा जब प्रॉपर सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। इट इज द नॉन ल्यूमिनस, दैट मीन डज नॉट एमिट लाइट, ये लाइट ज़्यादा एमिट नहीं करती है, ज़्यादा उजाला इससे नहीं आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होती है? नॉन ल्यूमिनस होती है। एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, हॉट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और ब्लू फ्लेम के साथ क्योंकि प्रॉपर सप्लाई हो रही होगी किसकी? ऑक्सीजन की। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? कोई कन्फ्यूज़न? मुझे लगता है नहीं है। तो आपने अभी क्या देखा कि हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? फ्लेम के बारे में, कि फ्लेम होती क्या है। तो आप फ्लेम के बारे में समझ चुके हैं कि फ्लेम, यदि हम कैंडल की बात करते हैं, आप उसको जब लाइट करते हो कैंडल को फॉर कंबशन, तो आप देखते हैं क्या कि जो वैक्स होता है वो एक फ्यूल का काम करता है और उस वैक्स को हम प्रॉपर ऑक्सीजन भी दे रहे होते हैं, तो वो आराम से बड़े प्यार से वो जल रहा होता है ना। और आपने देखा होगा इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंबशन हो रहा होता है। और ये कैसे था, ये बात मैंने आपको फ्लेम का बताया कैंडल के को ही इमेजिन करते हुए कि कैंडल में भी 3 पार्ट होते हैं, इनर, मिडल एंड आउटर, है ना। तो इनर पार्ट जो बच्चों था ये आपके सामने है। ये डायग्राम बहुत कुछ समझा देता है कि यहाँ पे देखिए दिस इज इनर पार्ट, ये इनर पार्ट है हमारा, इनर जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर जो ब्लैक कलर का ड्यू टू कार्बन, जो आपको बताया गया। मिडिल पार्ट था जो कि हमें कभी येलोइश कलर या ऑरेंज कलर दे रहा है, लेकिन ये भी मॉडरेटली हॉट था क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं थी। लेकिन आउटर जोन जो था वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई हो रही थी, अनलिमिटेड सप्लाई हो रही थी ऑक्सीजन की। और जब प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की जहाँ होती है वो ब्लू फ्लेम के साथ चलेगा। ब्लू फ्लेम मतलब नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा और वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा। आपने देखा है कि आपके घर में जो गैस होता है सिलेंडर, जब आप बर्न करके बर्नर पे खाना पका रहे होते हो तो आपने देखा वो पूरी ब्लू लाइट जलती है, उसमें मोस्टली जलती है क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने के कारण वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, तो ज़्यादा लाइट नहीं प्रोड्यूस करती है, बहुत लाइट नहीं दिखाई पड़ रहा होता है, एक सिंपल सी लाइट होती है। लेकिन उस लाइट में कितनी पावर होती है, उस छोटे से बर्नर से जो ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा होता है, वो आपके घर के खाने को पका देता है ना। यही आप लकड़ी पे खाना बनाते हो, वुड पे जला के बनाओगे तो उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा। वो उतने तरीके से, जितने तरीके से ब्लू फ्लेम था, वो गर्माहट नहीं देगा, वो हीट एनर्जी नहीं देगा, तो ईजिली आपका खाना बन नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ पार्ट क्लियर होगा। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि भाई फिर फ्यूल होते क्या हैं, व्हाट इज फ्यूल। फ्लेम जान लिया, कंबंशन जान लिया, और हम जानते हैं कि कंबंशन में हमें ज़रूरत होती है फ्यूल की। तो कहानी, अरे मैडम इतनी देर से आप फ्यूल कर रही थी और अब आप पूछ रही हैं फ्यूल के बारे में, क्योंकि अब आप मुझे आंसर दे सकते हो कि ये फ्यूल होते क्या हैं। फिर फ्यूल क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है हीट एनर्जी फॉर होम एंड बिजनेस यूज primarily comes from sources like wood, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है ना, एलपीजी गैस, कई चीज़ों से आती है। वो हमें जो सोर्स मिलता है, जो हमें एनर्जी मिल रही होती है, हीट एनर्जी मिल रही होती है, वो क्या है? वो हमें फ्यूल से मिल रही होती है। तो वो फ्यूल कहलाते हैं। जिनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो तो क्या कर दें, कंबंशन का काम कर दें, तो वो हमारे लिए हो जाता है। A good fuel is one that is not only readily available and inexpensive, but also burn
ईजिली एंड मॉडरेटली इन एयर। सच्चाई है ये। आप यदि ये सोचें कि ख़तरनाक तरीके से अवेलेबल है और बहुत ही तेज़ी से, तो वो उसका मतलब वो नहीं है कि वो गुड फ्यूल है ना। गुड फ्यूल का स्पेशली जो मतलब होता है वो नेचुरल सी बात है कि उससे हमें स्पेशली सिग्निफिकेंट अमाउंट में हीट मिलनी चाहिए। एक अच्छा फ्यूल वही है, और वो हीट काम की हो, ठीक है ना, वो वाली बात की जाए। एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनवांटेड सब्सटेंस। और सही बात है, उस फ्यूल के यूज़ होने के बाद उस फ्यूल के अनवांटेड लाइक वो पोल्यूटिंग ना हो, ना ही उससे जो हमें ऐश मिले वो किसी काम का ना हो। कहने का मतलब है कि वो अपने पीछे चीज़ों को और ना ऐसा उटपटांग चीज़ों को छोड़ के जाए कि उसको डंप करने के लिए सोचना पड़े कि कैसे उसको डंप करें, बिकॉज उससे भी पोल्यूशन के चांसेस हो जाएंगे, है ना। तो ये बात की गई है। तो यहाँ लिखा है इट्स अनलाइकली दैट वी विल फाइंड अ फ्यूल दैट कैन बी सीन एज परफेक्ट, rather we should aim to find a fuel that meets most of the necessary क्राइटेरिया फॉर अ स्पेसिफिक यूज़, है ना। तो देखो ज़्यादातर कोशिश हमारी यही रहती है, नॉट ऑल फ्यूल्स हैव द सेम कॉस्ट विद सम बीइंग मोर अफोर्डेबल देन अदर, है ना। कहने का मतलब है कि देखो बेस्ट फ्यूल तो मेरे नज़रों में वही है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई हो। मतलब हाई का मतलब है कि जो ज़्यादा कंबस्टेबल तो ना हो लेकिन हीट वैल्यू ज़्यादा हो, हीट एनर्जी ज़्यादा दे, है ना। क्योंकि हमें मेन चाहिए क्या, हीट एनर्जी चाहिए, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, या हम जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो उस पर्पज़ में हम उसको यूज़ कर सके, है ना। लेकिन एक कंडीशन और है, फ्यूल शुड नॉट बी सो कॉस्टली। इतना कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए कि हम उसको उतना अफोर्ड कर सके, है ना। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात करेंगे। जैसे कि आपने जाना फ्यूल क्या होते हैं। फ्यूल इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन प्रोवाइड हीट एंड प्रोड्यूस एनर्जी, आपको पता ही है। व्हेन इट इज़ बर्न, जब भी हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उससे हमें क्या मिलना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए और हीट मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात है। दिस एनर्जी दैट रिलीज इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। ओके, the recent invention of nuclear technology means that even nuclear energy may be released due to a nuclear fission or fusion, है ना। nuclear fission and fusion reaction होता है बेटा, ये chemical reaction है जिसको बोलते हैं chemical nuclear fission and fusion process। and जब आप senior classes में आएंगे तो उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, chemical energy है यदि हम बात करें तो। अब यदि हम बात करते हैं कि एक अच्छा मतलब फ्यूल की यदि बात करें जिससे हमें अच्छी खासी हीट और हीट एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अच्छी खासी हीट मिल रही है, तो उन फ्यूल में कुछ फ्यूल के नाम देखिए आपके सामने, लाइक मिथेनॉल, गैसोलिन, डीजल, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, बायोडीजल, है ना। ये एक एग्जांपल है फ्यूल के। नेचुरल गैस में आप जानते ही हैं CH4 की बात की जाती है। व्हाट CH4 इज अ मिथेनॉल। दिस इज, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, CH4। तो CH4 इज़ अ वॉट, इट इज़ अ मीथेन, इट इज़ अ नेचुरल गैस, है ना। ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये जो नाम है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के। फ्यूल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यदि आप देखते हैं तो आप फ्यूल के बारे में यदि बात करते हैं तो कोल भी फ्यूल है ना। पेट्रोलियम ऑयल भी फ्यूल है। यहाँ पे आप कोल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि हम ज़्यादातर आपको उस फ्यूल के भी यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस फ्यूल से, मैंने क्या बोला कि अनवांटेड चीज़ें वो अपने पीछे ना छोड़ के जाएं, उससे पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। नेचुरल फ्यूल में कोल भी है। नेचुरल फ्यूल में क्या है आपके, नेचुरल मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज की बात, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें जो हमें मिलियंस ईयर ऑफ एगो मिले थे, कई बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत पोल्यूटिंग थे, पेट्रोलियम एंड कोल। ओके, अब टाइप्स ऑफ फ्यूल की बात करते हैं। तो भाई फ्यूल के भी अपने अपने टाइप हैं। ओके, हमने कुछ आपको वैसे एग्जाम्पल बताए जो ऐसे फ्यूल थे वो पहले जिनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उनसे पोल्यूशन हो। लेकिन यदि बात फ्यूल की जाएगी तो उनके में कोल का भी नाम आएगा, सबका जितनी भी चीज़ों से एनर्जी जनरेट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो सब चीज़ें क्या हैं, फ्यूल है। अब हम उसमें भी मतलब बोलते हैं ना कि देखेंगे, डिवाइड करेंगे कि कितने उसमें सॉलिड फ्यूल कौन से हैं, लिक्विड कौन से हैं, गैसियस फ्यूल कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल में बात करते हैं सॉलिड फ्यूल की। दीज आर सॉलिड मटेरियल डेट कंबल्स टू प्रोड्यूस
एनर्जी। यस, ठीक है ना। और होते कैसे, सॉलिड होते हैं। लाइक एग्जाम्पल आर कोल, चारकोल, सूट, वुड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वुड एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब चीज़ें, दीज आर द सॉलिड फ्यूल। दीज वर मोस्ट लाइकली डेट फर्स्ट फ्यूल यूटिलाइज बाय मैनकाइंड, है ना। लिक्विड फ्यूल आप ये भी जानते हैं, दीज आर द फ्यूल वी बर्न इन प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, मोस्ट लिक्विड फ्यूल सच एज क्रूड ऑयल, हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम ऑयल है, वो क्या है, क्रूड ऑयल ही है। ओके, फ्रॉम ड्यू टू एक्सपोजर टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर टू फॉसिलाइज रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हमें क्या मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है। और ये क्या है, ये एक लिक्विड फ्यूल है। तो अभी आप जब स्टैंडर्ड क्लासेस में जाओगे ना, तो आपको लिक्विड फ्यूल में बहुत जो सॉलिड फ्यूल से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिली हैं, है ना। जैसे कोल तारा आप जानते हो, तो वो किससे मिला है, कोल से मिला हुआ है ना। तो ये यहाँ पे भी हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो आपको पता है कि नेचुरली भी मिला और लिक्विड फ्यूल कहलाता है। अब फ्यूल यदि हम बात करें, गैस फ्यूल की बात करें, तो गैस फ्यूल में आपको खुद ही पता है, नेचुरल गैस का नाम तो अच्छे तरीके से जानते हो, मतलब मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब गैसेज हैं। दीज आर नेचुरल, मतलब नेचुरल, एक तरीके से बोलेंगे मीथेन इज अ नेचुरल गैस, ऑल आर नॉट नेचुरल गैसेस, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट, फ्यूल गैस। फ्यूल गैस एज द नेम सजेस्ट आर फ्यूल दैट आर इन गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल में मीथेन, जैसे मैंने नाम बताया आपको, CH4 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही आप जानते ही हैं, ये भी एक गैशियस फ्यूल है, ठीक है ना। प्रोपेन हो गया, एटसेट्रा। ब्यूटेन भी है, LPG गैस में जैसे कि आप जानते हैं ब्यूटेन होता है एंड ब्यूटेन होता है। दे हैव एन एडवांटेज दैट दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ओके, तो ये भी अपने आप में बेस्ट होते हैं। बायोफ्यूल की बात करें, बायोफ्यूल जो होते हैं दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, एनीथिंग, किसी के भी बने हो सकते हैं। तो बायोफ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और अ gas. Okay, the only condition is that must be derived from biomass. वो मिला किससे हो, बायोमास से मिला हो। So essential it is the fuel derived from a living matter. Living मतलब dead organic matter, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड एंड डिके एनिमल्स एंड प्लांट्स की यदि हम बात करें। वन सच एग्जाम्पल इज इथेनॉल मेड फ्रॉम शुगर केन वेस्ट, है ना। और ये क्या है, इथेनॉल है। इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, ये भी बहुत ही बढ़िया फ्यूल है। इथेनॉल को कई शहरों में आउट ऑफ इंडिया कई जगहों पे एज आ मतलब व्हीकल फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉल्यूटिंग, ये पॉल्यूटिंग नहीं है और कंबस्टेबल भी नहीं है, दैट्स वाई। फॉजिल फ्यूल तो अभी आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। फॉजिल फ्यूल में कोल का नाम आता है, फॉजिल फ्यूल में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हमारा आता है, फॉजिल फ्यूल में नेचुरल गैसेस आते हैं। दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, है ना, जिनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, तो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश। दीज आर कन्वेंशनल फ्यूल, जिसको हम बोलते हैं, कन्वेंशनल तो हैं भाई ये, ठीक है ना, ये कन्वेंशनल है बट नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना। यह लिखा है नॉन रिप्लेनिशेबल, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो नॉन रिप्लेनिश जिसको बोलते हैं, तो ये नॉन रिप्लेनिशेबल है, ध्यान रखिएगा। दे हैव फॉर्म्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इन दी अर्थ कोर वेयर फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ एनिमल। ये तो आपको पता ही है कि कैसे मिलते हैं, कई बार मैंने अभी आपको कोल के बारे में, सबके बारे में बताया है ना। तो इसमें नाम आएगा किसका, आपको पता ही है, कोल का नाम आएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम आएगा, और साथ ही साथ किसका आएगा, नेचुरल गैस का नाम आएगा। तो वो हमारे आ जाएंगे किसमें, उसमें ही। अब यहाँ पे एक चीज़ बात भी लिखी हुई है कि फ्यूल एफिशिएंसी इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट that 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस ऑन कंबंशन, ठीक है ना, वो हमारी कहलाती है फ्यूल एफिशिएंसी। दिस इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एक अच्छे फ्यूल में हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि हीट कम से कम अमाउंट में कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ बात भी बोली जाए, फ्यूल एफिशिएंसी इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट डेट किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस ऑन कंबंशन, दिस इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, किलो जूल पर ग्राम, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी आपको सिंपली यही वाला याद रखना है, जब आप हाई स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी इसकी यूनिट भी है, ठीक है ना। ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी है, इसकी CGS यूनिट भी है, कई तरीके की यूनिट है, वो भी हम आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, मैंने क्या बोला, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब यही होता है कि मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में
सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस होना, सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस होना। तो एक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट के फ्यूल में सफिशिएंट अमाउंट में हीट और एनर्जी जब प्रोड्यूस हो रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ गुड फ्यूल, वो गुड फ्यूल कहलाता है हमारा। आप यहाँ देखिए काऊ डंग केक लिखा हुआ है, 6000 से 8000 कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। वुड की बात करें 17,000 से 22,000 तक। कोल की बात करें देखिए कितना अच्छा इसका कैलोरीफिक वैल्यू आप खुद देख रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल। बस दिक्कत क्या है, पॉल्यूटेंट तो है ये। पेट्रोल की बात देखिए कीजिए तो 45,000 यहाँ पेट्रोल का नाम आ रहा है। आप समझ रहे कितना मतलब कितना ज़्यादा बेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। बस वही है कि ये दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा पॉल्यूटिंग है। सेम विद देखिए डीजल के बारे में लिखा हुआ है, सॉरी कैरोसिन के बारे में लिखा है, तो कैरोसिन के साथ भी यही चीज़ हो रही है। डीजल देखिए 45 ही दिख रहा है आपको। क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा राइट, ब्लैक पकड़ रखा था ना। डीजल में देखिए आपको कितना था, 45,000 दिख रहा है। मीथेन में देखिए 50,000। आप समझ रहे हैं, कैन यू इमेजिन दिस, मीथेन नेचुरल गैस में आता है, कितना बेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। सीएनजी की 50,000, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस 50,000, बायोगैस देखिए 35 to 40,000। भैया हाइड्रोजन की बात करें देखिए वो तो अच्छा खासा अमाउंट है। मतलब समझ रहे हैं आपकी क्या कहना चाह रही हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू बेस्ट जिस भी फ्यूल का है वो फ्यूल अपने आप में क्या है, बहुत बेस्ट है। चलिए अब हम करते हैं क्या एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपका एक्सरसाइज करके देखते हैं कि आपको क्या तैयारी हुई है। लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबंशन कैन टेक प्लेस। हमें बताना है ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन पे कंबंशन हो सकता है। आपको भी पता है वो फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन सफिशिएंट होना चाहिए, तीसरा यदि हम बात करते हैं तो आपको भी पता है कि क्या चीज़ होना चाहिए वहाँ पर, क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए आप कि ऐसी और क्या चीज़ होती है जो उसमें होना चाहिए इसके अलावा। यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सी एनर्जी है। तो ये तीनों जो सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए आपके पास है कि वो फ्यूल कैसा है। दूसरी चीज़ यदि हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। तीसरी चीज़ की बात करें तो इग्निशन टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे लिखा है मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। ओके, तो आपको ये आंसर देना होगा बेटा। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, ज़रूर उसको कर लीजिएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज ऑफ एयर। बर्निंग ऑफ वुड और कोल क्या होता है, जल्दी बताइए। अरे यार एक साथ सब आ गया, सॉरी, मुझे लगा एक एक करके आएगा। तो अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज एलपीजी, आपको पता ही है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन temperature. Fire produced by oil cannot be controlled by water. यदि फायर ऑयल के थ्रू हो रहा है तो हमें वाटर से उसको कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आग और भड़क सकती है। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन इन आर सिटीज़। आपको पता होगा कंप्रेस्ड, हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप इसमें जो आंसर दोगे यहाँ पे सामने लाएं कि कंबंशन ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोलियम कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब अच्छा खासा पोल्यूशन उससे हो रहा है। दीज हार्मफुल pollutant enter the air and cause the respiratory diseases। मतलब कि अच्छा खासा एयर पोल्यूशन इसमें हो रहा है। compressed natural gas produce these harmful product in very less quantity. Okay, it is a comparatively cleaner fuel, therefore the use of CNG has reduced pollution in air। देखिए यहाँ पे दिखाई भी पड़ा है आज के टाइम पे कि किस तरीके से सीएनजी के फैक्ट्स है, क्या रिलायबल है, इको फ्रेंडली है, कन्वीनियंस है, इकोनॉमिकल है, सेफ भी है। तो हर चीज़ को देखते हुए यहाँ पे बात की जा रही है। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। आप कंपेयर कर सकते हैं, एलपीजी इज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड वुड भी आप जानते हैं, ठीक है ना, लकड़ी होता है। तो इनका कंपैरिजन यदि करेंगे तो देखिए आपके सामने टेबल है, उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। यहाँ 55 लिखा है, इन सम केसेस देयर इज़ 50 ऑल्सो, है ना। तो 50 to 55 भी कर सकते हैं आप। इट हैज़ लेस कैलोरीफिक वैल्यू, बहुत कम होता है इसका। इट डज़ नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, है ना। आपके घरों में हम यूज़ कर रहे हैं, भाई घरों में सबके किचन में होता है। यदि पोल्यूशन क्रिएट करता तो हम लोग उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ऑन बर्निंग वुड रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जो कि क्या फॉर्म करते हैं आपको पता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉज डिजीज सच एज अस्थमा। इट इज़ स्मोकलेस फ्यूल, ऑब्वियस ही पता है, आपने स्मोक नहीं देखा होगा, बट इसमें हद से ज़्यादा स्मोक होता है जो हमारे लिए खतरनाक होता है। इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड इन सिलेंडर, हम इसको सिलेंडर में आपको पता ही है, और पाइपलाइन के थ्रू भी हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। बट इसकी बात करें तो यहाँ पे भैया इसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, डिफिकल्टी होती है, और
ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी सोचना पड़ता है, अच्छा खासा स्पेस लेता है। लो इग्निशन टेम्परेचर, वेरी हाई इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है इसके पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, एलपीजी और वुड में क्या डिफरेंसेस है बच्चों। ओके, नाउ मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। मैंने आपको बताया था फ्लेम में उसका एक पार्ट था, आउटर पार्ट था, मिडल पार्ट था, अपर पार्ट था, देखा था, जिसको हमने एक इनर पार्ट भी बोला था, सबसे इनर पार्ट भी था। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है, ये पूरा का पूरा मैंने अच्छा खासा डायग्राम समझा भी दिया है इसमें कि कौन सा पार्ट होता है। देखिए ये वाला इनर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है जिसको बोलते हैं, और ये आउटर पार्ट है ना। और सबसे ज़्यादा यदि हम बात करते हैं कि हद से ज़्यादा हीट की हमें पार्ट लगता है, वो क्या रहता है, हॉटेस्ट पार्ट विल बी अ अपर पार्ट, जो हमारा आउटर जोन का रहता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको डायग्राम बनाने हो गए। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, आपको बता ही दिया था मैंने, और ये भी ध्यान रखना है, किलो जूल पर किलोग्राम, स्पेशली आपको ये याद रखना ज़रूरी है, और बस आपको इतना यूनिट ही बताना है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 के बारे में मैंने आपको बताया था, फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 क्या कर देता है, एक हैवी ब्लैंकेट लाइक लेयर बना देता है उसकी, और लेयर से क्या हो जाता है, वहाँ पे वो चीज़ रुक जाती है। तो मतलब कितनी अजीब सी बात है कि एटमॉस्फेयर में CO2 कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है, और वैसे देखा जाए तो CO2 अपने आप में क्या कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम भी कर रहा है। बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 कवर्स द क्या मैंने बोला ना, फायर लाइक अ ब्लैंकेट। ओके, सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। मेन क्या है, फ्यूल में कंबस्टेबल का कंबंशन होने का सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कट ऑफ कर दोगे तो आपको हर जगह से नॉर्मल। तो सबसे पहले ऑक्सीजन पे ध्यान देना है कि ऑक्सीजन बंद कैसे करें, क्या करें। कुछ लोग पानी डालने जाते हैं, ये सब नहीं करना है। यदि चांसेस हो, जैसे कभी कहते हैं ना सिलेंडर से आग निकल रही है, तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं फटाफट, आपको क्या बोला जाता है कि गर्म का, यदि गीला कपड़ा भी नहीं है कोई टेंशन नहीं है, आप बड़ा सा मोटा सा कंबल लेके उसको कंबल से लपेट दो। क्यों लपेट दो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो बंद हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं कि पानी डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न a heap of green leaves but dry leaves catch fire very easily। एक्सप्लेन, सिंपल सी बात है, ये भी आपको पता है कि मॉइस्चर होता है उसमें, जहाँ मॉइस्चर है वहाँ पे आपने को दिक्कत तो होगी। और ड्राई लीफ में क्या होता है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा है ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन दैम, दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैच फायर, ओके, easily. However, dry leaves have a no moisture in them, therefore catch fire very easily. Okay, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver, and why? यहाँ पे बात की, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। तो यहाँ लिखा है अ गोल्ड स्मिथ यूजेज द आउटर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। किसका यूज़ करते हैं हम, आउटर पार्ट वाला, मिडल भी नहीं और इनर वाला पार्ट भी नहीं। फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इन दिस जोन द टेम्परेचर इज हाईएस्ट, हमें पता ही है, और वो क्या करता है, मेटल को ईजिली मेल्ट करने में हेल्प करता है। इन एन एक्सपेरिमेंटल 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली कंप्लीट बर्न हो चुका है। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर टू बी, कितना लिखाई पड़ा आपके सामने, आप देख रहे हैं 180000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, आपको इसमें क्या निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला बच्चों आपके सामने ध्यान रखिएगा। टोटल मास ऑफ फ्यूल आप ऐसे लिख लेंगे पहले। अब यहाँ लिखा है हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग द गिवन मास ऑफ फ्यूल इज कितना है, हमारे सामने दिया हुआ था, और फॉर्मूला क्या है, हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल और टोटल मास बर्न्ड कितना है, हीट प्रोड्यूस इतना हुआ है, कितना बर्न्ड हुआ है इसमें 4.5 किलो kg, और आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, किलो पर जूल में या किलो पर जूल, किलो जूल पर किलोग्राम में ये आंसर आएगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू का। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम हमारा आंसर रहेगा। तो दिस इज एन आंसर ऑफ, समझ में आ रहा है, ये इसके ऊपर कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से इसको डिवाइड करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। क्या हीट प्रोड्यूस इन kg यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, कितना किलो जूल में प्रोड्यूस हो रहा है, और टोटल मास कितना बर्न हुआ है, 4.5 किलोग्राम बर्न हुआ है। बस उतने से उतना डिवाइड कर दोगे तो वो उसी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। ओके, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबंशन, डिस्कस। रस्टिंग को पूछ रहे हैं कि क्या ये कंबंशन का कारण है, तो यहाँ पे लिखा है कंबंशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच, हमें पता है, सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ईदर हीट, और जबकि रस्टिंग में ऐसा प्रोसेस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज अ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रस्टिंग, ठीक है ना, हेंस इट इज काइंड ऑफ स्लो कंबंशन। ये एक तरीके से क्या है, स्लो कंबंशन है, मतलब
मतलब ये यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि ये रीज़न मेन है देखा जाए। आबिदा एंड रमेश लिखा हुआ है वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर। किसमें? बीकर में पानी को गर्म किया जा रहा था। आबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल। येलो पार्ट कौन सा था आपको पता है? ओके, फ्लेम। रमेश kept the beaker in the outer part of the flame whose water will get heated in a shorter time। आपको भी पता है कि आउटर पार्ट को जो था वहाँ पे जो ब्लू फ्लेम थी उस फ्लेम में हद से ज़्यादा हीट जनरेट होगी, लेकिन जो इनर मिडल वाला पार्ट था जहाँ से येलो फ्लेम निकल रही थी वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा हीटअप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा? आप देख ही रहे हो कि आउटर पार्ट ऑफ द फ्लेम हुज वाटर। तो यहाँ पे अबिदा केट द बीकर नियर द विक था और रमेश, तो रमेश का जो है वो बीकर जो है वहाँ का पानी बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है द वाटर इन द रमेश बीकर विल हीट अप इन अ शॉर्टर टाइम, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम इज हॉटेस्ट जोन, जिसमें हाईएस्ट एनर्जी रिलीज होती है, वाइल द येलो जोन इन विच अबिदा हैड केप्ट द बीकर इज अ लेस हॉट। है ना, कम गर्म होगा तो फिर गर्माहट के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आज हमारा चैप्टर बच्चों खत्म हो गया। That was a combustion and flame with NCERT solution। और आई होप सो कि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ भी चुका होगा। तो पहले चैप्टर को ध्यान से सुनिए एंड देन जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।